ठीक है, स्टार्ट कर रहा मैं। सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर ये एसेंशियल एलिमेंट्स जो अपन ने पढ़े वो 8 एसेंशियल एलिमेंट्स अगर फुलफिल हुए तो हम बोलेंगे कि द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। इसमें दो हमने इडियम्स पढ़े। एक पढ़ा क्विड प्रो क्वो, दूसरा पढ़ा कंसेंसस एड इडियम। क्विड प्रो क्वो का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। और कंसेंसस एड इडियम मतलब same thing in the same sense is to be understood between both the parties in the same thing in the same sense, that is consensus ad idem। ठीक है, ओके। फिर हमने शुरू किया था कल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्लो चार्ट है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। फिर वैलिडिटी में 5 चीजें हैं। पहला है वैलिड, दूसरा वॉइड, तीसरा वॉइडेबल, चौथा इलीगल, और आखिरी के दो इलीगल और अनएनफोर्सिबल। ये दोनों अग्रीमेंट्स हैं। क्या है? और पहले तीन को बोला हमने कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन से तीन को अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बुलाया? पहला वैलिड, दूसरा वॉइड, तीसरा, ठीक है। कोई बता पाएगा कि वॉइडेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाता। अग्रीव पार्टी मतलब कौन? जिसके साथ बुरा हुआ है, दैट इज अग्रीव पार्टी। तो अग्रीव पार्टी के पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? ईदर टू मेक इट, और दूसरा ईदर टू मेक इट, या तो वो इसको वैलिड बना सकता है या तो इसको वॉइड बना सकता है। ये किसके हाथ में है? अग्रीव पार्टी के हाथ में। तो या तो ये या तो ये। तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को ना ही वैलिड बोल सकते ना ही वॉइड बोल सकते। इस कॉन्ट्रैक्ट को ना ही वैलिड बोल सकते कंप्लीटली और ना ही वॉइड बोल सकते कंप्लीटली। ये समझा क्या? तो दोनों में से कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसके बीच में ऑप्शन है। तो क्या कंप्लीटली वॉइड भी नहीं हुआ और ना ही अभी कंप्लीटली वैलिड है। इस वजह से इसको हम बुला पाते हैं कि अभी ये फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। जैसी अगर वॉइड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया अग्री पार्टी ने, तो फिर वो सीधा कैंसिल हो जाएगा। मतलब वो अग्रीमेंट भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर वैलिड का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझा क्या? उस दिन मैंने वैलिड और वॉइड बताते वक्त, मतलब वॉइडेबल का ऑप्शन समझाते वक्त एक एग्जांपल लिया था। क्या? बताओ। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल का पूछ रहा हूँ। वॉइडेबल का, वॉइडेबल का वही वाला है। बोलना। हाँ, एक खराब हो जाता, अपने पे रहता है, उसको रहने देना है या निकाल देना है। अगर निकाल दिया तो 4 आम बच जाएंगे, मतलब बाकी का कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म कर सकते। लेकिन अगर वो 5वां रहने दिया तो बाकी के 4 को भी खराब करेगा। समझा क्या? याद आया क्या कुछ? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को तुमने उसके अंदर जो जो भी नेगेटिव पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो तुमने बाहर नहीं निकाला तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट सीधा हो जाएगा वॉइड। थोड़ा भी अगर उसमें नेगेटिव पार्ट है तो।
लेकिन अगर नेगेटिव पार्ट निकाल दिया तो बचा कुचा क्या है, सारा पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट को हम वैलिड कर सकते हैं, मतलब दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, वॉइड। वॉइड को भी सर आपने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही बोला, वॉइड कैसे हो सकता कॉन्ट्रैक्ट कोई भी, ये बताओ, कल ही पढ़ा था अपन ने, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता, बोल। जब वो इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करना तो वो वॉइड हो जाएगा, हो जाए तो मतलब शुरुआत से वॉइड है या फिर बाद में जाकर वॉइड बना। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि देखो, दो कॉन्सेप्ट है वॉइड को लेकर। वॉइड या तो वो शुरुआत से है, दैट इज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ, और या तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया उसके बाद में वॉइड हुआ, मतलब एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। कल एक एग्जांपल दिया था मैंने आखिरी में, याद है? अब ध्यान दो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर वो वॉइड है तो उसको बोलते वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलते? वॉइड एब इनिशियो में इनिशियो का मतलब है इनिशियली, इनिशियल बोले तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मतलब शुरुआत से, शुरुआत से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बोले वॉइड है। और ये जो है एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस वो वॉइड बना, मतलब सर ये स्टेज 1 पे था जब, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था तब ये बिल्कुल वैलिड था, मगर कुछ ऐसी घटना घटी बीच में कि ये फाइनल स्टेज तक जाने से पहले ही वॉइड हो गया। ये समझा क्या? पहले से क्या था? वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वो क्या हो गया। पॉइंट समझो, दो पार्टीज है ए और बी। ए ने शुगर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कल यही एग्जांपल दिया था मैंने, सप्लाई शुगर टू हुम, टू बी। समझा? ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल को 2022। तब गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट ने शक्कर पे किसी तरीके का कोई बैन नहीं लगाया था, इसका मतलब शक्कर एक वैलिड पर्पस है। ये समझा क्या? तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि बदले में बी पैसे देने वाला था, तो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये समझा क्या? समझा क्या? शक्कर अभी सप्लाई हुई नहीं है, करने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि शुगर सप्लाई जो आपको करनी है वो कब करनी है? मई मंथ में। कब? मंथ ऑफ मई में आपको शुगर सप्लाई करना है। मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि सर 1 अप्रैल को 2022 को कॉन्ट्रैक्ट बना, मतलब प्रोमिसेस बने, यू कैन से अग्रीमेंट। और उसी साल के मई महीने में इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या था? क्या था? परफॉर्मेंस था। पॉइंट समझा क्या? 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, मतलब दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया। प्रॉमिस कितने हैं? 2 प्रॉमिस है, एक तो सप्लाई ऑफ शुगर और दूसरा पैसे। समझा क्या? यहाँ मैं बीच में रोक के एक सवाल करूंगा कि शुगर किसके लिए कंसिडरेशन है और पैसे किसके लिए कंसिडरेशन है? हाथ ऊपर बोल धीरज। शुगर जो है वो बी के लिए कंसिडरेशन है और पैसा ए के लिए कंसिडरेशन है। अगेन सवाल, शुगर किसके लिए ऑब्जेक्ट है और पैसा किसके लिए ऑब्जेक्ट, मतलब ड्यूटी? बोल मिताली। शुगर ए के लिए ऑब्जेक्ट है और मनी बी के लिए ऑब्जेक्ट, मतलब इट्स अ ड्यूटी। ड्यूटी ऑन ए टू सप्लाई शुगर, ड्यूटी ऑन बी टू सप्लाई मनी, मतलब टू गिव मनी। ड्यूटी का मतलब ऑब्लिगेशन, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? प्रॉमिस। क्या किया है? वही अपन ने नीचे लिखा, दिखा? तो हम इसको सिर्फ प्रॉमिस ना लिखते हुए आज से लिखेंगे बाइंडिंग प्रॉमिस। क्या लिखा? बाइंडिंग प्रॉमिस का मतलब क्या? वो अपने कसम से बंधे हुए हैं, वो अपनी कसम से पीछे नहीं हट सकते, दे कैन नॉट ब्रीच इट।
मतलब वो कस्मों को तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ा तो उसके फिर बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं, मतलब उसके पनिशमेंट पेनल्टीज लग सकती है। पॉइंट, 1 अप्रैल को क्या हुआ था, 1 अप्रैल को प्रॉमिस किया था, दैट इज अग्रीमेंट किया था, उसको बोलते बाइंडिंग प्रॉमिस। और हम परफॉर्म कब करने वाले थे, मई के मंथ में, मतलब हमारे एग्जाम्पल के अनुसार शुगर एक्चुअली सप्लाई होने वाली थी कब, मई मंथ में। ये क्लियर है, पक्का, इधर तक कोई डिफिकल्टी है? फिर क्या हुआ, अचानक 26 अप्रैल, कल 25 तारीख ली थी, आज 26, 26 अप्रैल को क्या हुआ, अचानक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अनाउंसमेंट आया सबेरे सबेरे। क्या आया, शुगर विल बी बैन। बोले हम शुगर फ्री इंडिया बनाएंगे, डायबिटिक फ्री इंडिया। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने कर दिया शक्कर पे बैन, शुगर इज बैन। बैन का मतलब क्या, अगर आप शक्कर में ट्रेडिंग करते हुए या फिर शक्कर ले जाते हुए पाए गए तो ऐसा माना जाएगा आपने एक एग्जैक्टली इलीगल एक्टिविटी की है। क्या किया है, इलीगल, मतलब आपने लॉ तोड़ा है इन शॉर्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब शुगर बैन की, मतलब एक लॉ बीच में लेकर आए। पहले का लॉ क्या था, शक्कर का सप्लाई एक वैलिड है, ये पहले का लॉ था, समझा क्या? कब वैलिड था, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन से लेकर 26 तारीख तक के सब कुछ वैलिड था। लेकिन 26 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ में बदलाव लाए, और लॉ में क्या चेंज कर दिया कि आज से शक्कर एक अनलॉफुल आइटम है, मतलब शुगर इज बैंड। ये समझा, पक्का? तो अब क्वेश्चन ये उठता कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या और कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या। पॉइंट ये है कि प्री कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड था, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। थोड़ा और क्लियर करते, भाई सर 26 अप्रैल से पहले तक इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सर 26 अप्रैल के बाद इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज प्री, दिस इज पोस्ट, डेट समझ आई ना? बोले सर होगा क्या, तो इस फेज में हुआ था प्रॉमिस, और इस फेज में वो होने वाला था परफॉर्म। समझा क्या, फेज डिवाइड कर दिए प्री और पोस्ट। तो प्री में होने वाला था वो, प्री में हुआ था प्रॉमिस, और पोस्ट में होने वाला था परफॉर्म। अब क्या पोस्ट में परफॉर्म हो पाएगा, रीजन सिंपल है, क्योंकि शक्कर कर दी बैन। मुझे बताओ इसमें किसकी गलती है, ए की या बी की? ए की गलती है कि बी की गलती है? क्यों सृष्टि? एग्जैक्टली exactly. किसी थर्ड पार्टी इफेक्ट हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते कि इस दोनों पार्टी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट पर किसी तीसरे का असर पड़ा है। वो तीसरा ना ही ए से कनेक्टेड है, वो तीसरा ना ही बी से कनेक्टेड है। ये समझा क्या, मतलब दीज आर कॉल्ड एज थर्ड पार्टी इफेक्ट्स, थर्ड पार्टी इफेक्ट्स है ये। तो थर्ड पार्टी इफेक्ट्स की वजह से ना आप ए को गलत बोल सकते ना आप बी को गलत बोल सकते, क्योंकि दोनों ने भी कुछ नहीं किया, या फिर दोनों में से एक ने भी कुछ नहीं किया, दोनों भी इनोसेंट है, मतलब दोनों भी सेफ प्रोटेक्टेड है। तो बोले सर इन दोनों की गलती नहीं है, फिर भी सर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा, तो फिर अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खारिज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और इसको बोलते वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड, उसको बोलते रिसाइंडेड। पॉइंट समझ गए क्या? इस वजह से वॉइड को फिलहाल तक क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो पहले वैलिड था, कुछ तीसरे कारण के वजह से हुआ वॉइड। और ये जो तीसरा है
उसको बोलते हैं सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब जो ना ए की गलती है ना ही बी की गलती है, मतलब दोनों भी पार्टीज सेफ है, डिफॉल्टर दोनों में से एक भी नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ थर्ड रीजन के वजह से, जिसको बुलाया गया सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो ना ही ए के हाथ में थी और ना ही बी के हाथ में। सिंपल, समझा? पक्का? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसी क्वेश्चन है मेरे को। अगर मान लो ए ने बी के साथ एक अग्रीमेंट किया और इस अग्रीमेंट में कुछ पार्ट इलीगल है और कुछ पार्ट लीगल है, तो क्या करें? कुछ पार्ट लीगल है और कुछ पार्ट इलीगल है, तो क्या करें? इस अग्रीमेंट को क्या बोलेंगे आप? वॉइड, वैलिड, इलीगल, अनएनफोर्सेबल, व्हाट? इलीगल ही बोलेंगे कि वॉइड बोलेंगे या फिर अनएनफोर्सेबल बोलेंगे? तीनों भी बोलेंगे, पर पहले क्या बोलेंगे? इलीगल, फिर बनेगा वो अनएनफोर्सेबल, फिर बनेगा वो फाइनली वॉइड। सर बनेगा क्यों? शुरुआत से ही क्या है? वॉइड है। हाँ ना, तो शुरुआत से ही इलीगल है, तो शुरुआत से ही क्या है? वॉइड है, इसको कोई इफेक्ट नहीं दे सकते। सर ये शुरुआत से मतलब क्या? जिस दिन अग्रीमेंट बना था ए और बी के बीच में, उन दोनों ने मिलके इसमें एक लीगल चीज के लिए भी किया कॉन्ट्रैक्ट और एक इलीगल चीज के लिए भी, सेम अग्रीमेंट में इंक्लूडेड है, तो इलीगल के कारण लीगल पे इफेक्ट हो रहा कि अगर अग्रीमेंट में कुछ भी इलीगल है तो उसको आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, पॉइंट इज कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर मुझे वैलिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, इलीगल पार्ट को हटा दो तो सारा क्या बचा? तो देन इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट समझा क्या? सर ये क्या पढ़ाया आपने? वॉइडेबल, वॉइड एबल, क्लियर? पक्का? डन। सेकेंड वाले में लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। पहला एक्सप्रेस, पहला लिखना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या लिखेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, एक्सप्रेस ऑफर या तो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, दोनों भी रहते। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? वर्ड्स, वेदर बी। यही तो गलती की, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो क्या रहेगा? सिर्फ, समझा क्या? वो ऑफर और एक्सेप्टेंस था जो आप ओरली भी दे सकते हैं और रिटर्न भी दे सकते हैं, लेकिन जब अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहेगा तो फिर उसको लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ेंगी, एसेंशियल एलिमेंट्स नंबर 8। तो उधर लीगल फॉर्मेलिटीज जब वो पूरी करेगा तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, सिंपल। तो दिस इज नथिंग बट एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फिर दूसरा आता इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बाय एक्शंस, और एक्शंस मींस कंडक्ट, समझा क्या? ऑब्वियसली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको भी पेपर पे बाद में लिखा जाता है। अग्रीमेंट इम्प्लाइड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड नहीं हो सकते। इसका रीजन है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड इसके लिए नहीं हो सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन रिकॉर्ड होता है, समझा? तो हम उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड अग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? अब इससे मिलता जुलता एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कासी कॉन्ट्रैक्ट। खासी नहीं, कासी, बोलो। हाँ,
क्या हो गया? ऊपर नहीं, ऊपर उन्होंने बुक में कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ पॉइंट क्लियर किया कि कॉन्ट्रैक्ट्स इम्प्लाइड क्यों नहीं हो सकते। वो बनते इम्प्लाइड अग्रीमेंट से, लेकिन आपको लिखने तो पड़ेंगे ना पेपर पे, तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इम्प्लाइड का मतलब क्या होता? जो हम एक्सप्रेस नहीं करते बाय वर्ड्स, लिख कर नहीं करते या बोल कर नहीं करते, सिर्फ बाय एक्शंस होता है। समझा क्या? जैसे क्या, मैं इम्प्लाइड अग्रीमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप स्टेशन पे उतरे, कोई कुली आया, आपका सामान उठाया, बाहर की तरफ चल दिया, आप भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। आपने ना उसको रोका, ना कुछ बोला, ना पैसे की बात की। बाहर जाने के बाद उसने लगेज उतारा और वो आपसे पैसे मांग रहा। ये जो अग्रीमेंट हुआ, इसको मैंने सिर्फ अग्रीमेंट बुलाया, पहला। और दूसरा कि इस चीज को मैं सिर्फ इम्प्लाइड बुला रहा हूं। रीजन बताएंगे? पहला रीजन इसके लिए दो कि मैंने अग्रीमेंट क्यों बुलाया उसको। ओरल भी नहीं है कंप्लीटली, वो रिटर्न भी नहीं है, इसके लिए वो क्या है? इम्प्लाइड है, पहली चीज। दूसरा, परफॉर्म हो गया तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर लेकिन ये अग्रीमेंट लिखकर किया क्या, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझा? दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सप्लेनेशन था। बुक में लिखते वक्त उन्होंने इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा है। इवन जो उससे मिलता जुलता एक और कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है काजी कॉन्ट्रैक्ट, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ही कहा गया है। ये समझा क्या? एक बात समझ के रखो यहाँ, कि अग्रीमेंट करते वक्त अग्रीमेंट हो सकते एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक्सप्रेस्ड ही रहते। ये समझा क्या? तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या बोलता, कि हमेशा ये होने चाहिए, तब जाकर ये बन सकता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट समझा? क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, कासी कॉन्ट्रैक्ट। पहले लिख के रख लो वो हेडर्स। पहला लिखा एक्सप्रेस्ड, दूसरा लिखा इम्प्लाइड, तीसरा लिखो कासी, QUASI, कासी। और आखिरी लिखने का ई कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड में टैसिड भी होता है, पर अभी लिखाना नहीं है मेरे को इनको। छोड़ दो, कासी हेडिंग डाला, कासी कॉन्ट्रैक्ट का एक फ्रेश हेडिंग भी डालो नीचे। आखिरी वाला कॉलम अभी बचा हुआ है। तो जो सीक्वेंस इन द क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वाला है, वो उसमें चार ही चीजें, परफॉर्मेंस बचा हुआ है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कासी और ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक। इसमें से हेडिंग डालना है कासी कॉन्ट्रैक्ट। कासी कॉन्ट्रैक्ट में लिखो पहला लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, द कॉन्ट्रैक्ट which is implied in nature, the contract which is implied in nature, the contract which is implied in nature, and in which essential elements are missing, in which essential elements are missing, in which essential elements are missing.
फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल लिखो, इतना ही एक्सप्लेनेशन पहले लिखना, फिर एग्जाम्पल लिख लो। बोलू? A was A was walking through a garden, walking through a garden where his wallet, WALLET, where his wallet has fallen. Wallet has fallen. Had कर दो उसको, where his wallet had fallen. Full stop. Next line, example में, B was passing by. B was passing by. B हाँ, was passing by and found A's wallet. B was passing by and he found A's wallet. एग्जाम्पल समझा इतना? अब बताओ कि तुम अगर बी की जगह होते तो तुम क्या करते थे? इंडिविजुअल आंसर चाहिए, कॉमन आंसर नहीं चाहिए, तो हाथ ऊपर करके देना, ईमानदारी से जवाब देना, एकदम दिल पे हाथ रख के वाला, ठीक है? ऐसे झूठ नहीं करना, झूठ बात नहीं करना। हाँ, मैं पहले ही बोल दूं, मैं अगर होता तो मैं पक्का पैसे पहले निकालता, वो वॉलेट का चक्कर बाद में देखेंगे क्या है। हाँ, तो मैं तो ऐसे ही हूँ। तुम तुम्हारी बात करो अब, बोलो। ए को वापस दे देते थे पक्का? वॉलेट में 5,000 रुपए है, 5,000। वैभव बोले ए कौन है, मैं तो पहचानता ही नहीं उसको। एग्जैक्टली exactly, काय को? मैं तो भैया देखो, मैं अगर बी की जगह होता तो मैं वॉलेट देखकर पहले भगवान को हाथ जोड़ता, बोला भैया देख, मेरे को ही दिया तूने, मेरी किस्मत अच्छी है, एक ही किस्मत खराब है। मैं ऐसा हाथ जोड़ लेता भगवान को और प्रसाद ग्रहण कर लेता, जो निकलता वो मेरा। पॉइंट इज फ्री में मिल रहा। पैसे अगर नहीं भी होते वॉलेट में, लेकिन वॉलेट महंगा होता तो वो कुछ भी रहो, अपन प्रसाद समझ के ग्रहण करते थे। तो अब तुम बताओ कि तुम क्या करते थे? मेरे जैसे करते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बोलो क्या करते थे, ईमानदारी का जवाब दो। डीप थॉट, डीप थॉट। बोल चैतन्य। ये काशी कॉन्ट्रैक्ट की खासियत है कि काशी कॉन्ट्रैक्ट में आप ये बता ही नहीं सकते कि चीज किसकी है, और ये अग्रीमेंट जो डेवलप हुआ ए और बी के बीच में, ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने क्लियर शब्दों में एक्सप्लेनेशन में लिखा है एसेंशियल एलिमेंट्स गायब होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स आर मिसिंग, तो वो मैटर ही नहीं करता। पॉइंट अभी भी मेरा क्वेश्चन जारी है कि क्वेश्चन के हिसाब से तुम बताओ कि तुम क्या करेंगे उस वॉलेट का। ईमानदारी का जवाब दो कि क्या करना चाहिए या फिर क्या करेंगे, व्हाटएवर बोलो। हाँ, भगवान ने तो दिया, फिर भगवान को ही क्या वापस देना?
नहीं, नहीं। वैभव ने बोला ए आसपास होगा, तो फिर वॉलेट उसको रिटर्न कर दूंगा। आसपास नहीं मिला तो वॉलेट खुद रख लूंगा। ये समझा क्या? और कोई जवाब? अंश क्या करेगा? पहले चेक करेंगे। अगर पुलिस वाले का रहा तो क्यों अटक जाएंगे, क्या मालूम पड़ने वाला है? पैसे निकाल लो, वॉलेट में ही फेंक दो। तो क्या करेंगे, वापस करेंगे। बी ने भी वही किया। बी ने एग्जैक्टली वही किया। बी ने वॉलेट उठाया, पैसे भी चेक किए अनडाउटेडली, लेकिन उसको एक आईडी कार्ड मिला। आईडी पर क्लियरली ए का एड्रेस और ए कहाँ है एग्जैक्टली, मतलब कहाँ रहता है, वो सब कुछ उसको मिल गया। तो बी ने एफर्ट्स लिए, रिक्शा वक्शे का भाड़ा दिया, वहां पहुंचा, पेट्रोल खर्चा किया। ये एंगल सोचा नहीं मैंने। हो सकता। वो चला गया और उसने वॉलेट लौटाया। अब वहां का सिचुएशन समझो। बी वॉलेट लौटा रहा था ऐसे, ठीक है। जैसी ए ने हाथ आगे किया, बी ने वॉलेट पहले पीछे ले लिया। अब बोले सर ऐसा क्यों किया? बी को लगा हुआ है खर्चा। बी बोले पहले तू मेरे खर्चे दे, फिर तू तेरा वॉलेट रख, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ने बताया भाई मेरे को यहाँ से आने जाने का जो भी खर्चा लगा है वो दे दे प्योरली, और अगर तू चाहे तो कुछ बख्शीश देना चाहे तो दे सकता है, रिवॉर्ड, गिफ्ट कुछ देना चाहे तो, क्योंकि मैंने ईमानदारी बताई है। चाहता तो मैं वॉलेट रख लेता। एग्जैक्टली exactly. तो ए को लौटाया, लेकिन ए से वापस लिया कि उसने बोला पहले मेरे को मेरा खर्चा दे दे। बी को ये अथॉरिटी किसने दी कि वो ए को वॉलेट नहीं देगा? ये अथॉरिटी बी को देता इटसेल्फ लॉ। इसी चीज को बोलते कासी वाला पार्ट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अपन पढ़ रहे, उसमें जो ये वर्ड है कासी, दैट मीन्स इट, कि ये वो पार्ट है जो उसको अधिकार देता, राइट देता। राइट किसको? टू द फाइंडर ऑफ गुड्स, टू द फाइंडर ऑफ गुड्स। क्या अधिकार है? राइट ये है कि जो भी उस फाइंडर को खर्चा लगा है ओरिजिनल पार्टी को ढूंढने में या फिर उस तक अपनी चीज पहुंचाने के लिए, तो उस खर्चे को वो पार्टी क्लेम कर सकती है। कौन? फाइंडर क्लेम कर सकता है। फाइंडर का क्लेम वैलिड क्लेम होगा। फाइंडर का क्लेम वैलिड क्लेम होगा। अब पॉइंट, जो एग्जाम्पल मैंने तुमको ए और बी वाला दिया, उसमें ए के लिए कंसिडरेशन है वॉलेट, बी के लिए कंसिडरेशन है उसका क्लेम, खर्चा, और अगर कोई रिवॉर्ड होगा तो वो नहीं है तो इट्स ओके। बट ए और बी दोनों के लिए कंसिडरेशन है। ए और बी दो पार्टीज है, रिवॉर्ड इज नॉट कंपलसरी। ए और बी दो पार्टीज है, करेक्ट। वॉलेट इज अ वैलिड पर्पस, वॉलेट इज अ वैलिड पर्पस, कुछ भी गलत नहीं है उसमें, कोई ड्रग्स वग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? क्या एक ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है कि नहीं है? क्यों है सृष्टि? तेरा क्या बोलना है? क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये कि नहीं है? वैभव बोल, चैतन्य। इधर से बोल, अंश। नहीं है? नहीं। तुषार? कोई आंसर नहीं? क्यों? प्रियांश? बोल विधि।
मैंने पूछा कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, बस नहीं है पक्का, क्योंकि वो रिटर्न नहीं है। और कोई रीजन? अच्छा एक सवाल, क्या ये ए का वॉलेट गिरना, बी को उसका वॉलेट मिलना, ये क्या उन्होंने पहले से तय किया था? फिर ये कैसे हुआ? कोइंसिडेंस था, एग्जैक्टली exactly. ऐसा पहले तय था क्या? नहीं। सो देयर वाज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, देयर वाज नो एक्चुअल ऑफर एंड देयर नो वाज नो एक्चुअल एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्टेंस था ही नहीं। सर ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे नहीं था? नहीं, देयर वाज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस। मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही है। क्या ए ऐसा ऑफर करके गया था बी को कि मैं देख वॉलेट गिराऊंगा तो आएगा ना उठाने को? ऐसा क्या ड्रामा तय थोड़ी किया था उन्होंने। ये इवेंचुअली हो गया, बाय वर्च्यू हो गया, नेचुरली अरियोज है। मतलब ये किसी ने तय नहीं किया था, बिना तय किए हुआ है। दैट इज द पॉइंट कि देयर वाज नो प्रॉपर ऑफर एंड देयर वाज नो प्रॉपर एक्सेप्टेंस। ना ही उसमें कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्यों? सिंपल है, एक ही चीज है, उसको लौटानी है, सिंपल। तो इसमें काय का कॉन्ट्रैक्ट? उसको नाम देते वो कासी। क्या नाम देते? काजी। लेकिन उसको पूरा वर्ड लिखते कि इट इज अ काजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन बी। इट इज अ कासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन बी टू रिटर्न द वॉलेट टू ए, टू रिटर्न द वॉलेट टू ए। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इट इज अ कासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन बी टू रिटर्न, RETURN, रिटर्न द वॉलेट टू ए। बोलो जल्दी। ठीक, मान लो तुमको किसी की चीज कभी मिली, तो वो पहला थॉट मन में तुम्हारे क्या आता? एग्जैक्टली exactly. किसी की होंगी। दूसरा ख्याल क्या आता तुरंत, इमीडिएटली? कि ये चीज जिसकी भी होंगी वो हो सकता परेशान हो रहा होगा बेचारा, जिसकी भी चीज गिरी होंगी। बराबर है। तीसरी चीज, तो कहीं ना कहीं तुमको वो चीज बहुत कीमती मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा मन ये बोलता है कि भाई जिसकी है उसको वापस कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? तो उसको कैसे बोलेंगे? मन नहीं मानता ऐसा थोड़ी लिख सकते अपन। बात तेरी सही है, लेकिन मन नहीं मानता ऐसा लिख थोड़ी सकते, तो क्या बोलेंगे? हमारा फर्ज है और कुछ, हमारी ड्यूटी है और कुछ, इंसानियत के नाते। ठीक है, इसको थोड़ा पॉइंट को मैं इलेबोरेट कर देता, इंसानियत वाली चीज को, कि हमारी सीख ऐसी नहीं है कि हम किसी और की चीज रख लें, वो भी उससे बिना पूछे। पॉइंट इज, ये हमारी मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है। हमारी मॉरल वैल्यूज ये बोलती कि हमने वो चीज जिसकी है उसको लौटा देनी चाहिए, या फिर मॉरल वैल्यू ये बोलता कि दूसरे की चीज हमारे लिए मिट्टी बराबर, मतलब हमारे लिए वो कोई किसी कीमत की नहीं है, चाहे वो कितनी भी महंगी होंगी। रीजन, वो किसी और की है। पॉइंट समझा? तो दैट इज नथिंग बट मिट्टी बराबर वाला केस। सो इन दैट केस, कासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कोई एक्चुअल ऑब्लिगेशन है क्या? पहली चीज तो ऑब्लिगेशन, ये वर्ड समझता तुमको? ऑब्लिगेशन नहीं समझता? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जैसे तेरे को क्लास आना, ये ऑब्लिगेशन है, कंपलसरी है। होमवर्क करना, दिस इज, दैट इज ऑब्लिगेशन। तो ये तो समझ गया। तो पॉइंट ये है, क्या बी का वॉलेट लौटाना एक ऑब्लिगेशन है कि नहीं? ये कोई एक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर भी बी ने मेहनत की और ए को वॉलेट लौटाया, तो ये इसको बोलते काजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्या बोलते? क्योंकि बी ने एफर्ट्स लिए किसी और की चीज वापस लौटाने के लिए। चाहता तो वो खुद रख लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि सर शायद उसका मन नहीं मान रहा था।
और सर मॉरल वैल्यूज के खिलाफ हो जाता, तो ये चीज करना गलत ऐसा उसको लगा होगा, इस वजह से उसने ए का वॉलेट रिटर्न कर दिया। RETURN, रिटर्न, वापस कर दिया। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। दैट इज काजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। हम मानते हैं कि हमारी ये ड्यूटी है कि जिसकी चीज है उसको लौट जानी चाहिए, ऐसा हम फील करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमको किसी ने बोला। उस पॉइंट पर जब तुमको ये चीज मिली, तब तुमको कोई देख नहीं रहा था, ना ही कोई पुलिस वाला तुम्हारे पास खड़ा था, ना ही तुम्हारे पास लॉ की किताब थी, कुछ नहीं था, सिर्फ तुम थे और वो वॉलेट था। तो उस पॉइंट पर भी तुमने वॉलेट उठाकर एक जिम्मेदारी उठाई कि जिसका भी होगा उसको वापस कर देते। समझा क्या? एकदम क्लियरली तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था। पॉइंट यहाँ पर ये है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया है कि तुमने ऐसा करना चाहिए या करो, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। फिर भी तुमने एफर्ट्स लिए ए तक के वो चीज वापस पहुंचाने के लिए। ये जो पॉइंट है कि बिना किसी के बोले हमने एफर्ट्स लिए और अपने मॉरल वैल्यूज की लाज रखी, मतलब इन शॉर्ट यू केप्ट योर ओन एथिक्स, कि भाई हाँ हमारे प्रिंसिपल ये बोलते कि हमने दूसरे की चीज बिना पूछे नहीं रखनी। तो जो तुमने किया, तुमने कहीं ना कहीं फील किया कि ये तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, इसको लौटा देना। और बस इसी ऑब्लिगेशन को उन्होंने एक नाम दिया, काजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कुछ समझ आई क्या बात? अब पॉइंट्स, जो टेक्निकल पॉइंट्स है, तो टेक्निकल पॉइंट्स ये है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, किसी ने किया नहीं था। सर आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोल सकते? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, अग्रीमेंट बोल देते बस। तो सर ये अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ए और बी के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन तय हुई नहीं थी कि मैं वॉलेट गिराऊंगा, तूने आना, तूने उठाना, मेरे को वापस करना, ऐसा कुछ तय नहीं किया था। तो जब कुछ तय नहीं था, फिर भी दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ है, तो समझ जाना यहाँ से एक एसेंशियल एलिमेंट गायब है। कौन सा? प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। दूसरा पॉइंट, ए ना बी को जानता है, बी ना ए को जानता है, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स है, मतलब जानते नहीं, पहचानते नहीं एक दूसरे को, तो दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेंजर्स। पहला पॉइंट, देयर इज नो प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। दूसरा पॉइंट, दे आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। जब स्ट्रेंजर्स है तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग रहेगा या नहीं रहेगा? जब दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल कंसर्न के लिए पहले दोनों पार्टीज को एक दूसरे को जानना जरूरी है, तो म्यूचुअल कंसर्न पॉसिबल है, वरना तो नहीं। पॉइंट नेक्स्ट, क्या इसमें कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट है? नहीं। क्या इसमें कंसिडरेशन है? थोड़ा बहुत हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये कंसिडरेशन बैठकर तय किया गया था। कंसिडरेशन जरूर है, लेकिन ये किसी ने बैठकर तय नहीं किया। पॉइंट्स क्लियर हुए? पक्का? बी एक माइनर निकला, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज भी गायब है, कि बी एक माइनर है। तो सारे एस्पेक्ट्स अगर देखें तो कहीं ना कोई एसेंशियल एलिमेंट इसमें से गायब है। और जब एसेंशियल एलिमेंट गायब है, तो समझ जाना कि वो एक कासी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। सर फिर से आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया, तो अब ध्यान से सुनना कि इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बोलने का एकमात्र कारण सिर्फ ये है कि जो पार्टी जिसको गुड्स मिले, मतलब द फाइंडर, वो अपने आप को ऐसा ऑब्लिज्ड मानता है कि चीज दूसरे की नहीं रखनी चाहिए, उसको लौटा देते हैं, मेहनत करते थोड़ा सा उसको लौटा देते। ये जो ऑब्लिगेशन उसने अपने आप पर लिया, इसको बोलते कासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन,
the word somewhere is used as contractual. सर कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों? क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसी चीज है जहां पर हम बहुत सीरियस होते हैं, बाकी जगह हम सीरियस नहीं होते। घर पे अगर तुमने कोई प्रॉमिस किया होगा या शर्त लगाई होंगी और नहीं निभाई होंगी तो समझ गए होंगे कि तुम सीरियस नहीं थे। लेकिन तुमने क्लास आए, फीस भरी, एडमिशन फॉर्म भरा, तुम क्लास अटेंड करते, तुम उस चीज को लेकर सीरियस हो, क्योंकि तुमको पता है कि क्लास अटेंड नहीं करने के भी पनिशमेंट है, कुछ तो रहेगा, प्लस तुमने फीस भरी हुई है तो तुम वसूलना चाहते हो। इन शॉर्ट एक मोटिवेशन है, कॉन्ट्रैक्ट में होता है, नॉर्मल प्रोमिसेस में ऐसा नहीं होता। सर नॉर्मल प्रोमिसेस क्या? जैसे घर पे वादे करते कभी निभाते नहीं, वो वादे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि हमको पता है वो महज सोशल अग्रीमेंट्स है, तोड़ा भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझा क्या? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? लिखो इसके अंदर। नेक्स्ट लाइन एग्जाम्पल में, it is a quasi contractual obligation on B. It is a quasi contractual obligation on B. It is a quasi, QUASI, quasi contractual, CONTRACTUAL, contractual obligation, OBLIGATION, obligation on B, comma, to return, 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 to return the goods, the goods, that is the wallet, to A. अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, एग्जाम्पल के साथ मत लिखना, अगली लाइन में। नहीं, लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं। सच एन ऑब्लिगेशन, सच एन ऑब्लिगेशन has arised, such an obligation has arised not because of, not because of a valid contract, not because of a valid contract, but it has arised, but it has arised due to moral values, it has arised due to moral values. It has arised due to moral values. समझा क्या? एक बार अच्छे से रीड कर लो इसको, पूरा एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन भी।